Dear students, welcome back to the preparation of objective questions of your examination 2025 intermediate examination। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जो टॉपिक अभी हमारा है रेनबो पार्ट 2 लेसन 7 ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिनके लेखक जर्मन ग्रीर हैं। आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली लेसन 6 तक के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे। अब मैं नेक्स्ट लेसन, जो ये सेवंथ लेसन ए चाइल्ड इज बॉर्न का VVI ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक जर्मन ग्रीर हैं। अगर वन शॉट समरीज की बात की जाए तो इस स्टोरी का इस पाठ का जो हिंदी सारांश है वो इस प्रकार है। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीर सेक्स एंड डेस्टिनी से संकलित है। सेक्स एंड डेस्टिनी से संकलित का अर्थ है ह्यूमंस जिनका मेंटल एक्टिविटी टाइम टू टाइम चेंजेज होते रहते हैं। जर्मन ग्रीर जो लेखिका है यह इंग्लैंड की रहने वाली हैं और यह लेखिका जर्मन ग्रीर इंग्लैंड की प्रसिद्ध लेखिका है। इन्होंने हमारा ध्यान समाज में बच्चा के जन्म के तरफ आकर्षित किया है। वे बताती है कि एक बच्चा का जन्म किसी भी समाज में हो सकता है। जन्म के समय वह परिवार में प्रकाशमय होने लगता है, अर्थात जन्म लेने के बाद वह बच्चा उस परिवार का उसी दिन से सदस्य बन जाता है तथा समाज में उसकी चर्चा होने लगती है। चाहे वह लड़का हो या लड़की, दोनों को समाज में एक समान देखा जाता है। एक लड़की जो अपने माता पिता को जीवन भर देखना चाहती है, बच्चा जब जन्म लेता है, प्रत्येक वर्ष उसी दिवस पर उसकी स्मृति में उत्सव मनाई जाती है, जिसमें समाज के बहुत से लोग एकत्रित होकर एक साथ भोजन करते हैं तथा नाचते गाते हैं। इस अवसर पर उसके लिए नया पोशाक पहनाकर उसकी दीर्घ आयु की कामना ईश्वर से करते हैं। आगे चलकर यही बच्चा माता पिता बनते हैं और इस तरह से समाज का विकास होते रहता है। ये पाठ हिंदी का सारांश आपने सुना। अब मैं ऑब्जेक्टिव्स की ओर एक नजर डालता हूं और आप लोग ध्यानपूर्वक इन ऑब्जेक्टिव्स को सुनेंगे तो एक भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आपसे नहीं छूटेगा। VVI ऑब्जेक्टिव्स है ये। डिस्कशन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय। किसी भी खास अवसर पर म्यूजिकल प्रोग्राम, संगीत से संबंधित जो उत्सव मनाते हैं, संगीत गाकर के जो उत्सव मनाते हैं, वो खास करके इस स्टोरी में चर्चा किया गया है कि बाय द डांस पार्टी, by the male member of the family, by the women and girls, none of these। डांस पार्टी के द्वारा उत्सव मनाते हैं उनकी मदद से,
मेल मेंबर के मदद से, पुरुष जाति, या वोमेन महिलाएं एवं लड़कियों के मदद से, नन ऑफ दिस। तो जो ओकेजन है म्यूजिकल प्रोग्राम का, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। महिलाएं और लड़कियों के द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेरेमनी इज हेल्ड ओनली फॉर बॉय, ओनली फॉर गर्ल, फॉर बोथ, नन ऑफ दिस। जो सेरेमनी, उत्सव जो मनाते हैं हम, इस स्टोरी में जो चर्चा की गई है, उत्सव मनाने की चर्चा, वो किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ, बॉयज एंड गर्ल, दोनों के सहयोग से जो सेरेमनी, वो सेरेमनी को हेल्ड कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द। बांग्लादेश में जो बच्चे हैं उनकी देखभाल कौन करते हैं या किसके द्वारा किया जाता है? बांग्लादेश के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल किनके द्वारा किया जाता है? फादर के द्वारा, मदर के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा, नन ऑफ दिस। तो यहां हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होल फैमिली, है ना। किसी भी बच्चे की जो परवरिश है पूरे परिवार के मदद से, सहयोग से, पूरे परिवार मिलकर के एक साथ बच्चे की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बॉर्न। किसने लिखा है इस स्टोरी को? कौन सा स्टोरी को? ए चाइल्ड इज बॉर्न स्टोरी को किसने लिखा है? ए चाइल्ड इज बॉर्न स्टोरी को किसने लिखा है? तो इस स्टोरी को आप ही बतलाओ बेटा, किसने लिखा है? बी रशल, एस नेओआ, जी गर्ल, नन ऑफ दिस। बिल्कुल, आप इसका सही आंसर आप जानते हैं। इसको किसने लिखा है? जर्मेन ग्रीड ने लिखी है। किसने लिखी है? जर्मेन ग्रीड, इंग्लैंड की फेमस लेखिका जर्मेन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है ये कहानी, ए चाइल्ड इज बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज। जो बच्चे जन्म लेने से पहले बच्चे मां के गर्भ में रहता है, तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर वुमेन, प्रेगनेंसी यानी कि बच्चे को जन्म लेने से पहले जो औरत का एक सही स्थान होना चाहिए, है ना। बच्चे को जन्म देने से पहले उसका एक औरत को एक माहौल में रहना चाहिए जहां वो अपने बच्चे को स्वस्थ, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, बच्चे जो जन्म ले वो स्वस्थ बच्चा जन्म ले। तो कहते हैं होटल नहीं, होटल में नहीं, इन लॉज फैमिली, ससुराल में, बिल्कुल नहीं, हर मदर्स हाउस। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बच्चे को जन्म देने से पहले महिलाएं को कहां रहना चाहिए? तो उनके मां के पास, यानी कि अगर अपनी भाषा में बात की जाए तो महिलाएं को उनके मायके, मदर के घर, मदर फादर के पास रहना चाहिए, है ना। ऐसा इस लेखिका का मानना है और ये बात सही है। हम अपने मदर के पास, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के पास रहता है तो वो महफूज रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए वुमन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज, है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भवती के दौरान कोई भी महिला अपने मां के घर पे रहती है, क्योंकि, क्यों रहती है? तो क्योंकि आंसर, सही आंसर खोजते हैं, सही आंसर क्या होगा? शी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, वो वहां प्रॉपर वे में केयर, माता पिता के द्वारा उनको देखभाल अच्छे से किया जाता है, इसलिए रहती है। कि शी इज नेग्लेक्टेड, उसको वहां नहीं पसंद किया जाता है, इसलिए रहती है। शी फील्स फ्रीडम देयर, वो वहां आजाद, है ना, आजाद पंछी की तरह रहती है, इसलिए वहां रहती है उस दौरान। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए होगा, शी गेट्स प्रॉपर केयर देयर। क्या
है ना, वो वहां उसको वहां गर्भवती महिलाएं को अपने मायके में प्रॉपर केयर मिलता है। इसका एक रीजन है, गर्भवती महिलाएं को जो वो मायके में रहती है, वो अपने मदर्स पेरेंट्स के पास रहती है उस दौरान, वो प्रेगनेंसी के दौरान। तो ससुराल में महिलाएं रहती है, ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके जिम्मे होता है, इसलिए वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, बच्चे को जन्म देने का जो एक टाइम आता है उस दौरान वो अपने मायके रहती है, तो कुछ जिम्मेवारियों से वो बच सकती है और बचती भी है, तो प्रॉपर वे में बच्चे को जन्म देती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बेबी इज बॉर्न, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो ओकेजन ऑफ जॉय, वो खुशियों का माहौल बन जाता है, खुशियों का माहौल बन जाता है। हर द मदर, फादर, स्ट्रेंज, द होल फैमिली, खुशियों का जो पल होता है वो सिर्फ मां के लिए होता है, या सिर्फ पिता के लिए होता है, या अजनबी के लिए होता है, और द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए होता है। तो भाई यहां ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों ऑप्शन नंबर डी? इसलिए होगा कि कोई भी बच्चे का जब जन्म, किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो सारे परिवार, पूरे परिवार में खुशियां का एक माहौल सा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेमिंग सेरेमनी इज, सेरेमनी से आप क्या समझते हैं? बैड, कोई बैड वर्ड है ये? लवली, प्यारा वर्ड है? स्ट्रेंज, अद्भुत वर्ड है? या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं? तो ये तो लवली वर्ड है, ये लवली वर्ड है बिल्कुल। सेरेमनी, ढेर सारे सेरेमनी आपने भी सुना है। ओके, लवली वो बहुत ही प्यारा, सुनहरा, खुशहाल, खुशी से भरा हुआ वो मौका होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन, और सेम ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछले एग्जाम में, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप उसको फटाफट से याद कर लेंगे, फटाफट से रट लेंगे। आप ठंड है तो आप आलस नहीं करेंगे, झट से कॉपी और पेन निकाल लेंगे और आंसर को नोट करेंगे क्वेश्चन के साथ। एक बार जब आप क्वेश्चन आंसर को लिख लेंगे कॉपी में, तो एक वो हो गया, और कुछ अगले ही दिन उसको फिर से एक बार पढ़ जाना है, आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन आंसर का काम कब है? तो बस अगले ही मंथ काम है, या बस, ठीक है। तो कहता है कि द नेमिंग सेरेमनी, जो नामकरण होता है ना, नामकरण, बच्चे को जन्म, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद बच्चे का नामकरण होता है, तो वो सेरेमनी जो है वो कितने दिनों के बाद होता है? 7 days ओल्ड, 5 days ओल्ड, द डेज ओल्ड, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए। आप लोग जानते हैं ना, छठियार मनाया जाता है बच्चों का, है ना, बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठियार मनाया जाता है, उसी दिन बच्चे का नामकरण भी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू क्लोथ्स आर बाउट फॉर, जो नए कपड़े हैं वो किनके लिए खरीदे जाते हैं? द बेबी, बच्चे के लिए, मदर, मां के लिए, बोथ, दोनों, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, बोथ, मां और बच्चे दोनों के लिए न्यू क्लोथ आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल बर्थ infant and mother mortality is, इन ट्रेडिशनल बर्थ, ट्रेडिशनल हुआ जो व्यवहारिक, जो है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, ट्रेडिशनल बर्थ, जन्म बच्चे के जन्म लेने का जो ये ट्रेडिशनल, ये जो वे है, ये जो स्टेप है, वो इन्फेंट एंड, यानी कि बच्चा और मां के लिए एक मॉरलिटी है, ठीक है, ये एक मॉरलिटी है, नैतिकता है। तो वो लेजर, नैतिकता कम है, या महान नैतिकता है, ना नेग्लिजिबल, इग्नोर करने वाली, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर, बच्चा और मां दोनों के लिए ये बहुत ग्रेट है ना, बहुत ये महान ही कहेंगे हम, क्योंकि महान इसलिए कहेंगे, दोनों के लिए वो समय, वो पल, वो दिन बहुत ही खुशहाल, वो समय बहुत खुशहाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय, जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी है,
जो हम अपने समाज में ट्रेडिशनल रूप से रहते हैं, तो कहते हैं कि प्रेग्नेंट और गर्भवती महिला को इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय, गर्भवती महिला को समाज से किस प्रकार का मदद मिलता है? समाज से किस प्रकार का मदद मिलता है? लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं हमारे समाज में, गर्भवती महिलाएं को अगर देख रेख करने वाला कोई व्यक्ति होता है तो वो सबसे पहला व्यक्ति कौन होता है? हस्बैंड, किंग्स ऑफ, अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, नन ऑफ दीज। अगर उस लेडीज का हस्बैंड हो, उस औरत का अगर पति हो, तो पति ही उसका देखभाल करने वाला प्रथम व्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल इसलिए यूज किया गया है बार बार, और मैं भी आपके सामने इस क्वेश्चन में ट्रेडिशनल का यूज अगेन एंड अगेन कर रहा हूं। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल हुआ कि चलते आ रही है, कोई ऐसी प्रथा, कोई ऐसा नियम जो चलते आ रहा है हमारे समाज में। A woman loses her own name and is known as the mother of her firstborn child, but the West regards is। ये क्वेश्चन को समझिएगा आप। हमारे समाज में जो नियम, जो ट्रेडिशनल चलते आ रही है, कहते हैं कि जब वोमेन, कोई महिला एक बच्चे को जन्म देती है, वो महिला का जो नाम होता है, जो उनका नेम है, जो उनको जिस नाम से पुकारा जाता है, अब वो उस नाम से उसे पुकारना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक बच्चे की मां हो चुकी होती है। अब जो पहला बच्चा है उसके नाम से उस लेडीज को, उस मां को पुकारा जाता है बच्चे के नाम से। ओके, तो कहते हैं लेकिन द वेस्ट रिगार्ड्स इज, जो पश्चिमी रिगार्ड्स, जो उसे रिगार्ड्स मिलना चाहिए, वो गुड, वो अच्छा रिगार्ड्स मिलना चाहिए, बेनिफिशियल, आउटरेजियस या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि सबके द्वारा एक ही नाम से पुकारा जाता है उस लेडीज को, पहले बच्चे के नाम से, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए, अगर किसी बच्चे का जन्म, अगर एक लेडीज ने एक बच्चे को जन्म दी और उस बच्चे का नाम सपोज करे कि पीहू रख दिए, है ना, तो उसको सबसे पहले लोग जो उस लेडीज को अलग अलग नाम, जो नाम है वो नाम से पुकारा जाता है, घर में और भी उसे लाड दुलार प्यार से किसी और नाम से बुलाते हैं। लेकिन जब उनके बच्चे का नामकरण हो जाता है तो उसको सब लोग एक नाम से कैसे पुकारेंगे? तो पीहू की मम्मी, है ना, बोलेंगे पीहू की मम्मी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जर्मेन ग्रीड वॉज बर्न ऑन, है ना, जर्मेन ग्रीड वॉज बर्न ऑन, जो लेखिका थी, इस लेसन की जो लेखिका है, इस पाठ, इस कहानी की जो लेखिका है, उसका जन्म कब हुआ? जर्मेन ग्रीड का जन्म कब हुआ था? तो जर्मेन ग्रीड का जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेन ग्रीड वॉज एजुकेटेड इन, जर्मेन ग्रीड जो है सो अपनी पढ़ाई, है ना, कहां कंप्लीट की, है ना, अब वो शिक्षित हुई, एजुकेटेड, शिक्षित हुई, वो शिक्षा कहां से प्राप्त की, वो शिक्षित किस स्थान पे हुई? जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, इंग्लैंड में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। सी वॉज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, जो ट्रेडिशनल मेथड है, तरीका है बच्चे के जन्म लेने का, वो एक्सेप्ट, जो हम उसे मानते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है बच्चों के जन्म लेने का, क्या मेथड है, उसको क्या मानते हैं हम? फियरफुल, बहुत डरावना मानते हैं, बच्चे के जन्म लेने का जो मेथड है उसको बहुत डरावना मानते हैं कि बाप रे बाप ये क्या होने वाला है, एक डेंजरसली, बाप रे बाप ये तो बहुत खतरनाक साबित होने वाला, बहुत खतरा का बात है, या कल्चरली एंड कलेक्टिवली, या नन ऑफ दिस। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, है ना, कल्चरली एंड कलेक्टिवली।
कलेक्टिवली सामूहिक रूप से, और कल्चरली सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से जो है ना एक्सेप्ट किया जाता है बच्चे को, सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से, यानी कि एक जो ट्रेडिशनल है बच्चे को एक्सेप्ट करने का वो कल्चरली है हमारा, सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से उसको एक्सेप्ट किया जाता है समाज में। ये एज ए न्यू गेस्ट, फैमिली मेंबर का न्यू गेस्ट है, इसको सब लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। बच्चा आपका जन्म ले स्वस्थ रहे फिर भी एक्सेप्ट करते हैं खुशी खुशी। बच्चे आपके हैंडीकैप जन्म लेते हैं फिर भी उसे खुशी खुशी। बच्चे जैसे भी जन्म ले आखिर वो बच्चे बच्चे होते हैं और सब लोग उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जर्मेन ग्रीर हैज रिटेन द लेसन। जर्मेन ग्रीर जो है वो कौन सी लेसन, वो किस कहानी को लिखी है? ए मैरिज प्रपोजल, ए चाइल्ड इज बॉर्न, द अर्थ, द आर्टिस्ट। तो बेशक कुछ सोचे समझे हुए, है ना, सीधा ऑप्शन नंबर बी पे आकर के ताला लॉक कर देंगे, ए चाइल्ड इज बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश ओमेन हैज ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स, है ना। कहता है क्वेश्चन कि ए डैश ओमेन हैज टू ऑब्जर्व, एक डैश, एक कैसी महिला, है ना, उस स्थान को भरना है, खाली स्थान को भरना है ना आपको, कि कैसी महिला जो है वो ऑब्जर्व करती है चीजों को, है ना, वो ऑब्जर्व करती है, वो अनुभव करती है अलग अलग टैबूज को, अलग अलग रिवाजों को, अलग अलग प्रथा को और अलग अलग संस्कारों को। तो वो प्रेग्नेंट, कोई भी महिला जब वो अपने लिए सांस लेती है, सिंगल सिर्फ खुद के लिए वो खाना खाती है, जीवन जीती है, तो उसे बहुत सारा अनुभव नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है तो वो अपना ख्याल कम, जो गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं उनका ख्याल ज्यादा रखती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन ग्रीड इज एन डैश राइटर। जर्मन ग्रीड जो है वो डैश राइटर, इंडियन राइटर, अमेरिकन राइटर, ब्रिटिश राइटर या ऑस्ट्रेलियन राइटर? तो ऑस्ट्रेलियन राइटर, ऑस्ट्रेलियन राइटर थी वो, जर्मन ग्रीड जो है वो ऑस्ट्रेलियन राइटर थी। जर्मन ग्रीड इज अ फेमस डैश राइटर। जर्मन ग्रीड जो है फेमस, वो प्रसिद्ध लेखिका है, डैश, किस चीज से संबंधित है वो फेमस लेखिका तो है, लेकिन किस क्षेत्र में है? साइंटिफिक क्षेत्र में है, फेमिनिस्ट क्षेत्र में है, साइंटिफिक, है ना, तो रिलेटेड टू साइंस, फेमिनिस्ट मींस नारी समर्थक, एजुकेशनल, और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी, जर्मन ग्रीर जो है वो फेमिनिस्ट थी, नारी समर्थक, है ना, नारी समर्थक, नारी को समर्थन देने वाली लेखिका थी वो, यानी कि ऐसा कोई इशू, ऐसा कोई मुद्दा जो महिलाएं से संबंधित हो तो जर्मन ग्रीर जो थी वो उस पर ज्यादा, उस मुद्दे को वो उठाती थी और समस्याएं को सॉल्व करने का प्रयास करती थी, और कहीं हद तक वो समस्याएं को सॉल्व भी करती थी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बांग्लादेश रूपथोका इज अ डैश काइंड ऑफ। बांग्लादेश में रूपथोका जो है वो रूपथोका किस पर, रूपथोका को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में रूपथोका को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरी टेल्स, फेरी टेल्स। आप इस स्टोरी को पढ़ना, बहुत ही लाजवाब स्टोरी है ये। अभी वक्त कम है और क्वेश्चन ढेर सारे हैं, वरना मैं अभी इस वक्त ही इसे विश्लेषण करता, एक्सप्लेनिंग करता इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जनरली अ प्रेग्नेंट वुमन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। प्रायः किस प्रकार की महिलाएं को जो है, प्रायः प्रेग्नेंट महिला को उसके कहां भेज दिया जाता है? प्रायः प्रेग्नेंट वुमेन को कहां भेज दिया जाता है ताकि वो बच्चे को बहुत अच्छे से जन्म दे सके? तो ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव, पेरेंट्स के पास, रिलेटिव्स के पास, डॉक्टर के पास, नन ऑफ दीज। पेरेंट्स के पास, बच्चे को पेरेंट्स, औरत को पेरेंट्स के पास, अगर औरत रहती है गर्भवती के दौरान तो माता पिता के पास चले जाती है, वहां से उनके सारे समस्याओं का जो हल है वो वहां से उनको हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, इन द डैश द हस्बैंड वाइफ ड्यू टू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। इन द डैश, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
तो ऑप्शन नंबर डी में हम पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन द वेस्ट, पश्चिम में, उनकी पश्चिम सभ्यता क्या कहता है, द हस्बैंड वाइफ ड्यू टू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, है ना। पश्चिमी सभ्यता में क्या होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो मोर इंजॉयमेंट करते हैं, खुली आजाद आजाद पंछी की तरह रहते हैं और अपने आप को अकेला रखना ज्यादा पसंद करते हैं, पश्चिमी सभ्यता। और हमारी सभ्यता ऐसा नहीं कहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सी महिलाएं, यानी कि किस देश की महिलाएं जो हैं वो अपने मायके, अपने मदर के घर जाना पसंद करती है प्रेगनेंसी के दौरान, है ना। एन अफ्रीकन, इंडियन, कैनेडियन, नन ऑफ दिस। तो इंडियन, भारतीय महिला, है ना, भारतीय महिला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। इंडिया में, बांग्लादेश में, चाइना में, रसिया में, किस देश में बच्चे जब 5 या 6 साल के रहते हैं, किस देश में बच्चे 5 से 6 साल के जब रहते हैं, उस दौरान सारे परिवार का लाड़ दुलार प्यार भरपूर मिलता है। तो भाई बोलिए बोलिए, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। इसमें कहने वाली बात, इसका आंसर आप खुद कमेंट में लिख के बताएंगे। आप इसलिए इसका आंसर कमेंट में लिख के बताएंगे क्योंकि इसका आंसर आपको दिख रहा है स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Salhai woman and her children are given a new dress on the day of the birth. Salhati woman. तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि Salhati woman and her children are given dress 7th, ऑप्शन नंबर सी 7th। क्वेश्चन नंबर 26 आपने समझा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस दिन बच्चे के जन्म लेने के बाद जो है, कितने दिन के बाद, बच्चे के जन्म लेने के कितने दिन के बाद माँ और बच्चे को नए कपड़े दिया जाता है, बच्चे का नामकरण होता है और उस दिन परिवार में डबल दोगुना खुशियां मनाई जाती है। तो 7वें दिन, जिसको हम लोग छठियार भी कहते हैं। ओके, 6 दिन के बाद होता है 7वां दिन। चलिए, ये हमारा जो आपने लेसन 7 का ऑब्जेक्टिव्स, जो VVI ऑब्जेक्टिव्स थे, इसको आपने सॉल्व किया। जब बात की जाती है बच्चे के जन्म का, तो परिवार में एक अलग ही माहौल रहता है खुशियों का, और हम खुशियां मनाते हैं और उस बच्चे को नेक इंसान बनाना चाहते हैं। और वही बच्चा आगे चल करके अगर अच्छे से उनका लालन पालन, है ना, अच्छे से हो और उस बच्चे का देख रेख अच्छे से हो, पढ़ाई अच्छे से हो, तो वो बच्चा एक अच्छा इंसान बन करके देश के लिए मददगार साबित होता है। ओके, चलिए अब हमारा अगला लेसन 8 है। लेसन 8 चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। इस स्टोरी को अब हम लोग, इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान देना है कि सारांश, है ना, समरीज ऑफ द प्रोज। इस प्रोज का जो सारांश है वो क्या होना चाहिए। हिंदी पार्ट, हिंदी में इसका सारांश क्या होगा। अगर आप क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव्स को बनाने से पहले या लॉन्ग आंसर भी बनाते हैं तो उससे पहले अगर आप सारांश को एक बार स्मरण कर लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो आपके कॉपी पे आप सारे आंसर्स लिख चुके रहेंगे। ओके, और सारे आंसर्स जब आप लिख चुके रहेंगे तो एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। एक भी मार्क्स कब नहीं कटेंगे, जब आपके राइटिंग्स बहुत अच्छे होंगे। तो अब से आप एक एक पेज राइटिंग भी लिखना शुरू कर दो। बिल्कुल बच्चे वाली हरकत तो करनी होगी, बचपन में करे नहीं, बचपन में करना होगा। एक एक पेज राइटिंग लिखेंगे, आपका राइटिंग स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा। चलिए, हाउ फ्री इज द प्रेस लेसन 8 है हमारा, जिनके लेखक हैं डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स was born in 1893 and died in 1937। और जो ऑथर हैं, लेखक,
इनका जन्म, डोरोथी एल सेयर्स का जन्म, डोरोथी, हाउ फ्री इज द प्रेस स्टोरी की जो ऑथर है डोरोथी एल सेयर्स, एल मीन्स लेग, LEIGH, लेग, डोरोथी एल सेयर्स। इनका जन्म 1893 ईस्वी में होता है और इसका मृत्यु जो है वो, चलिए, ये क्या थी, एक एसेइस्ट थी। वो क्या थे, एसेइस्ट थे। लेख लेखनी में इनका बहुत ही दिलचस्प रहता था। हाउ फ्री इज द प्रेस ऐसे में डोरोथी एल सेयर्स ने हमारा ध्यान प्रेस की स्वतंत्रता की तरफ आकर्षित किया है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या हुआ? अच्छा, हाउ फ्री इज द प्रेस, इस प्रोज से, इस कहानी से आप क्या समझते हैं? तो हाउ फ्री, कितना फ्री है, कितना स्वतंत्र है, हाउ फ्री, कितना स्वतंत्र है, द प्रेस, प्रेस मीन्स, प्रेस से आप क्या समझते? प्रेस तीसरा स्तंभ भी कहा जाता है हमारा, है ना, हमारे संविधान का तीसरा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को, मीडिया वाले को। तो उसी से संबंधित ये स्टोरी है कि हमारा जो ये प्रेस है, जो बातों को, देश दुनिया की बातों को हर व्यक्ति के कानों तक पहुंचाने का जो ये काम करता है द प्रेस, है ना, ये कितना स्वतंत्र है, ये कितना फ्री है। तो कहते हैं कि, बतलाते हैं कि प्रेस के माध्यम से मानव को काफी लाभ हुआ है। आप ढेर सारे न्यूज, ढेर सारे समाचार से अवगत नहीं हो पाते हैं, अप टू डेट नहीं हो पाते हैं। ये प्रेस क्या करता है, आपको एक एक न्यूज से, एक एक एक्टिविटीज से, है ना, कौन सी घटनाएं, कौन सी दुर्घटनाएं, कब क्या होता है, आप अप टू डेट रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रेस। प्रेस विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। एक समय था जब प्रेस नहीं थे तो लोगों तक जो न्यूज है, जो समाचार है, काफी लेट से पहुंचता था। आपके यहां अगर कोई इंसिडेंट घटता था, हमारे समाज में कोई इंसिडेंट, कोई घटनाएं घटती थी, तो जो प्रेस नहीं था, टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप नहीं था, तो उस न्यूज दूसरे रिश्तेदार तक जाने में काफी वक्त लगता था। लेकिन समय अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। द टाइम हैज चेंज्ड नाउ। कोई भी जो न्यूज है वो हमारे सगे संबंधी तक बहुत आसानी से सेकंड में पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रेस जो है वो विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। इसके आविष्कार से पूरे विश्व को लाभ हुआ तथा कई भाषाओं का निर्माण हुआ। प्रेस का अर्थ होता है प्रतिदिन का कागजात तैयार करना। हाँ बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति अप टू डेट रहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अप टू डेट रहता है इस पृथ्वी पर, तो वो प्रेस वाले से ज्यादा अप टू डेट कोई नहीं रहते हैं, क्योंकि उनसे हम अप टू डेट होते हैं। और वो किन से अप टू डेट होते हैं? वो खुद से अप टू डेट, खुद को अप टू डेट रखते हैं, क्योंकि वो इंसिडेंट के प्लेस पे, घटना स्थल पे वो खुद स्वयं रहते हैं। लाइव अगर कोई किसी चीजों को देखता है पहली मर्तबा, तो वो या तो वो व्यक्ति जो घटना कर रहा हो, और दूसरा यही जो घटना को देख रहा हो और सारे चीजों को रिकॉर्ड करके दूसरे तक पहुंचा रहे हैं पूरे विश्व में। ओके, इसके आविष्कार से पूरे विश्व को लाभ हुआ है और प्रत्येक रोज ये अपने आप को अप टू डेट करते रहते हैं। जिस तरह से पिंजरे में बंद कोई पक्षी कैद रहती है, उसी तरह से पिंजरे से बाहर निकलने पर वो स्वतंत्र हो जाती है। प्रेस के बिना मानव का ज्ञान धीमी गति में बढ़ती थी। कोई पक्षी पिंजरा में हो तो वो कैद है, पिंजरे से छोड़ दो तो फिर वो शहंशाह बन जाता है। प्रेस का यहां पर क्या महत्व है? तो प्रेस का महत्व यह है कि प्रेस हमें हमारे डेली लाइफ को, है ना, डेली लाइफ में एक स्पीड भर दिया है, एक गति प्रदान करने का काम किया है ये प्रेस वालों ने। वरना हमारी जीवन जो थी वो बिल्कुल धीमी गति से थी। लेकिन आधुनिक युग में जब प्रेस का आविष्कार हुआ तो विश्व में अनेकों भाषाओं में तरह तरह के पुस्तक छपने लगे, है ना, अलग अलग तरह के पुस्तक छपने लगे, अलग अलग विषयों, अलग अलग भाषाओं के, कम समय में तैयार करके बिक्री कर दिए जाते हैं। अच्छा, आप तो घर तक, घर घर न्यूज़पेपर भी पहुंचने लगे हैं, है ना, घर घर न्यूज़पेपर भी पहुंचने लगे हैं। प्रेस में देश विदेश में होने वाले घटनाओं के बारे में छापकर पूरे विश्व को संदेश देती है। विश्व के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का न्यूज हम तक पहुंचता है, ये प्रेस वाले को दिल से सैल्यूट। ओके, इसीलिए आज प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षा में काफी विकास हो रहा है। बिल्कुल, इसके ही मदद से अभी घर बैठे आप सुन रहे हैं, घर बैठे मैं आपको सुना रहा हूं, तो ये बस एकमात्र
साधन जो है ये वो कम्युनिकेशन, ये टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट कहां से हुआ? प्रेस। बिल्कुल वहीं से टेक्नोलॉजी आरंभ हुआ। आज लोग सही जीवन जीने के लिए सभी क्षेत्रों में प्रयत्न कर रहे हैं। हर व्यक्ति, हर तरीके के लोग, हर मानसिकता पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के मानसिकता सोच, विभिन्न प्रकार के सोच रखने वाले लोग में ज्ञान की वृद्धि हो रही है, वो इन टेक्नोलॉजीज के मदद से ही हो रही है। प्रेस को हर्षपूर्ण बनाने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से प्रेस जो है वो हमें हमेशा मददगार साबित हो। तो इसके लिए शिक्षा को बिल्कुल प्रथम शीर्ष पौधान पे हमें लाना होगा, जो कि वो मेहनत हम करेंगे तो ही ऐसा संभव है। क्योंकि वो प्रेस कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो फर्स्ट पर्सन हम हैं, आप हैं, है ना, हम हैं, आप हैं, हम आपसे हम ही हैं और आप ही हैं। तो हम और आप दोनों का कर्तव्य होता है कि शिक्षा को और बढ़ाएं और ऐसे मुकाम पे लेके जाएं कि फिर हम और आपके मदद से सारे संसार के लोग एक कोना के बातों को दूसरे कोना तक पहुंचाने में मददगार साबित हो। इसीलिए प्रेस एक ऐसी चीज है जिसके उपयोग से मानव की सभ्यता में भी परिवर्तन हुआ है, समाज में भी लोगों के रहन सहन में परिवर्तन हुआ है। अच्छा, समाज में लोगों का परिवर्तन हुआ है प्रेस की मदद से, किस प्रकार से? तो छोटा सा उदाहरण ले लीजिए आप। किसी खास कंट्री का, किसी खास स्टेट का, किसी खास डिस्ट्रिक्ट का, किसी खास विलेज का, किसी खास मोहल्ले का, टोला का, वार्ड का, है ना, किसी खास घर का व्यवहार, विचार, संस्कार, पहनावा, ओढ़ावा कोने कोने तक पहुंचता है यदि ये खास हो तो। लेखक हमें यह भी बतलाना चाहता है कि प्रेस मानव की एक अनमोल संपत्ति है, जिस संपत्ति को हम पाकर आज संपूर्ण विश्व में अपने अपने खुद में परिवर्तन ला सकते हैं। प्रेस के माध्यम से शिक्षा पर पुस्तकें छपकर एक देश से दूसरे देश में पहुंच रही है और मानव उस पुस्तकों के माध्यम से अच्छाइयों को अपनाकर अपने देश और समाज का विकास कर रहा है। पर प्रेस में छपे हुए समाचार पत्र जो प्रत्येक दिन छपी जाती है तथा विश्व जो नई नई खोजें की जाती है उसकी भी जानकारी विश्व के समस्त मानव को प्राप्त हो रही है। लेखक का मुख्य उद्देश्य प्रेस ही है। ठीक है, तो लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेस ही है। लेखक ने, डोरोथी एल सेयर्स ने मैन फोकस कहां डाला है? प्रेस पे, कि प्रेस आज के समय में कितने मददगार हैं हम ह्यूमंस के लिए। आपने सारांश को सुना, समरी को सुना। अब ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली। आप क्वेश्चन को पहले हिंदी में अनुवाद करें, फिर क्वेश्चन को बनाएं, फिर तो आपकी हो जाएंगे मजे मजे। ओके, पहला क्वेश्चन, द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली। जो न्यूज होता है, जो समाचार होता है समाचार पत्रों में, प्रायः किस प्रकार का होता है? टू द पॉइंट, सीधे काम की होती है, या समव्हाट चेंज, कुछ परिवर्तन सा होता है, कंप्लीटली चेंज, पूरा परिवर्तन होता है, या नन ऑफ दिस। मतलब क्या कि जो समाचार हम पढ़ते हैं समाचार पत्र में वो टू द पॉइंट पढ़ते हैं, हकीकत पढ़ते हैं, कि थोड़ा बहुत चेंज करके हमें दिया जाता है या बिल्कुल चेंज करके दिया जाता है, या नन ऑफ द, जिनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, समव्हाट चेंज, बिल्कुल छोटा सा, एक थोड़ा सा चेंज, परिवर्तन करके दिया जाता है। और ये जरूरी भी है, और ये जरूरी भी है। एग्जाम्पल के अगर माध्यम से आप समझना चाहेंगे तो सपोज कीजिए कि जो एक डेली रूटीन होता है हमारा, दिनचर्या, हम सुबह जगते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, हम बाथरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं। तो इन चीजों को क्या किया जाता है कि एक वर्ड में सिमट देते हैं कि बाबू बबुआ फ्रेश हो गई, बबुआ का हो गई, बबुआ फ्रेश हो गई, एवेरा बबुआ कोचिंग जाइए, बबुआ स्कूल जाइए, बबुआ फ्रेश हो गई, वही समव्हाट चेंज्ड। ओके, थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है और खाना परोस दिया जाता है, मतलब न्यूज परोस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स। इट मीन्स डिसेंट दशकों से चल जो डिसेंट जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का वर्क क्या है कि जो भी चीफ पर्सन होते हैं, फेमस लोग होते हैं, उनसे इनका इंटरव्यू होता है और जो उनसे डिस्कस होता है, इनका बातचीत होता है उन लोगों से और उनकी बात को हम लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो कहते हैं कि डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, जो जर्नलिस्ट होते हैं और कुछ जिम्मेवार एडिटर्स होते हैं, वो विथ प्लीज्ड, वो खुश होते हैं विथ प्रेजेंट अफेयर्स, वर्तमान में हो रही घटनाओं से वो खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो घटनाएं सच होती है और सत्य घटनाएं को सुन करके सब लोग खुश होते हैं। आप भी खुश हो जाइए। ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाइए। द प्रेस इंजॉय, द प्रेस किस चीज को इंजॉय करता है? प्रेस मतलब सीधा न्यूज पेपर, वो प्रेस है ना, प्रेस वाले प्रेस, न्यूज छापने वाले प्रेस, जर्नलिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द प्रेस इंजॉय, द प्रेस किस चीज को इंजॉय करता है? बोल्डनेस ऑफ पब्लिक, जो लोगों में बोल्डनेस है उसको इंजॉय करता है। द हेल्पनेस ऑफ द पब्लिक, है ना, हेल्पनेसनेस ऑफ पब्लिक, लोगों में मदद करने की जो ये सोच होती है उसको इंजॉय करता है। आइडलनेस ऑफ पब्लिक, इन नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द हेल्पनेस ऑफ पब्लिक, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय। द एडिटोरियल पॉलिसी, जो एडिटोरियल पॉलिसी है ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय। तो पॉपुलर एडिटोरियल पॉलिसी किसका? तो पॉपुलर, फेमस, जो डेली कंट्रोल किया जाता है, जो पॉपुलैरिटी को जो रोज कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, टू चीफ फैक्टर्स, टू चीफ फैक्टर्स की मदद से उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्टेड अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट इन। कहते हैं कि नो वाइडली, बहुत ज्यादा नहीं, सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, है ना, जो समाचार पत्र है बहुत ज्यादा वो सर्कुलेट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है पब्लिक पॉलिसी को। क्यों क्यों नहीं करता है? ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर्स मीन्स प्रचारक, प्रचारक को वो क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्स bankruptcy if the papers has to depend on the sales। बिल्कुल, सेल्स होगी तो इन लोगों का हिम्मत बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड। जो पॉलिसी होता है न्यूज़पेपर का, वो मुख्य रूप से वो पॉलिसी जो है वो डिटरमाइंड होता है, मतलब जो न्यूज वो छापते हैं पेपर में, वो सरकार के कहने पे या पब्लिक के कहने, जो प्रोपराइटर के कहने पे, नन ऑफ दिस। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब हुआ कि जो वो समाचार जिनसे संबंधित है, समाचार को सत्य, समाचार को फैक्ट, हम लोग कब मानते हैं कि फैक्ट ये जो है राइट है? सरकार के कहने पे नहीं, पब्लिक के कहने पे नहीं, प्रोपराइटर, आपके कहने पे। प्रोपराइटर मीन्स कि जिस व्यक्ति के साथ कोई घटनाएं घटी है उसके कहने पे कोई भी न्यूज जो है वो सत्य होता है, ना कि दूसरे तीसरे के कहने पे। द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशंस दे आर। द ऑथर जो है वो गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिसप्रेजेंटेशन, दे आर सेवन, दे आर सेवन। ऑप्शन नंबर डी 6 होगा, 6, ऑप्शन नंबर डी 6। डोरोथी एल्सेयर्स वाज बॉर्न इन। डोरोथी एल्सेयर्स जो है वो किस ईस्वी में जन्म लिए थे? 1863, 1873, 1883, 1893। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1893। सी डाइड सिन, इसका इनका जो है ना, इसका जो है सो वो डेथ कब, ये इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1957, 1893 में इसका जन्म हुआ था और 1957, 1957 में इसकी मृत्यु हुई थी। शी वॉज एजुकेटेड एट, जो पढ़ाई इसका है वो कहां से था, इसका कहां से कंप्लीट हुआ था?
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन डेमोक्रेसी, है ना, प्रजातंत्र में, द फ्रीडम इफ प्रेस इज, प्रजातंत्र में जो प्रेस की आज़ादी है वो जरूरी नहीं है, न जरूरी है, आवश्यक आवश्यक नहीं है कि आवश्यक है, खतरनाक है, नन ऑफ दिस। मतलब का जो प्रजातंत्र, जो अभी हमारा है ना प्रजा का शासन को डेमोक्रेसी कहते हैं। ओके, तो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जो प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए, जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, नेसेसरी है। प्रेस को बिल्कुल आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो मन का छाप सके, जो सत्य है उसमें किन्हीं के दबाव में आकर के न्यूज को वो चेंज नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, जो प्रेस का आज़ादी है वो कब छीन लिया जाता है? तो वो छीन लिया जाता है कब? शांति के दौरान, वॉर के दौरान, एपिडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान, या नन ऑफ दिस। तो शांति के दौरान, सॉरी, वॉर के दौरान, लड़ाई के दौरान। अभी आप देख रहे होंगे आज का न्यूज, आप लोगों ने देखा होगा आज के न्यूज में क्या चल रहा है, एकदम प्रोटेस्ट हो रहा है ना। सामने आप देखेंगे कि सामने पुलिस है, उसके, है ना, दो दो समूह जो है ना, सामने में एक बीपीएससी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका भीड़ है, और सामने पुलिस वाले हाथ में लंबा लंबा लाठी है ना, पूरा देह दनादन चोट पे चोट दिया जा रहा है, चोट पे चोट दिया जा रहा है। अधिकार मांगिएगा, आप अपना हक मांगिएगा, आपको लाठी से तोड़ दिया जाएगा। आप घर जाकर के जो है सब नौकरी क्या लीजिएगा, पहले जाके हड्डी बजा डॉक्टर से मिलिए और हड्डी का इलाज करवाइए। तो ये हमारा नहीं था कहने का, हमारा समझाने का ये है। अच्छा, वहां पर ठीक है लाठीचार्ज हो गया है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको, उन पे लाठीचार्ज हो गया। तो वहां जो रिपोर्टर होते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप जो है सो क्या कीजिए, आप सही सही चीज को मत दर्शाइए। फिर भी कुछ ऐसे रिपोर्टर्स मिल जाते हैं कि जो ढीठ होते हैं, नहीं सर आप लाठी चलाइएगा तो हम कैमरों चलाएंगे, इस वाला का भावना होता है। ठीक है, द स्टेट इज द स्टेट, राज जो होता है वो राज किस प्रकार का होता है, कैसा राज होना चाहिए? मास्टर ऑफ द पीपल, सर्वेंट ऑफ द पीपल, एक्सप्लोर ऑफ द पीपल, नन ऑफ दिस। राज जो है कोई, जैसे हमारा बिहार राज्य की बात अगर की जाए, एग्जाम्पल के तहत आपको समझाना है कि बिहार राज्य, आप बिहार को कैसा राज्य, किस प्रकार का राज्य देखना चाहेंगे? कि जो शासन करने वाले हैं वो मास्टर हो, मतलब वो सबका बिल्कुल वो दादागिरी करे, या फिर वो नौकर हो हम लोगों का? बिल्कुल हम लोगों का, हम लोग तो सर्वेंट, हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं अपने वोट का, अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग मालिक थोड़ी चुनते हैं, हम लोग नौकर चुनते हैं कि भैया हमारे लिए तू काम करना बढ़िया से, काम नहीं करोगे तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज, जो सबसे हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन है, मना की जाती है, अपॉन द फ्रीडम, आजादी, आजादी है ना, जो आजादी है उस पर रिस्ट्रिक्शन, उस पर पाबंदियां लगाई जाती है ना, लोगों को खुल करके बोलने नहीं दिया जाता है, लोगों की बातों को बंद किया जाता है। वो क्या हुआ, वो अनऑफिशियली हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत होता है, जब भी होता है ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस, कितने फ्री है, कितने स्वतंत्र है प्रेस वाले, है ना, वो किनके द्वारा लिखा गया है? डोरोथी एल सेयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डोरोथी एल सेयर्स हैज रिटन द लेसन, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है? बोलिए, एकदम सामने एकदम दिख रहा है आपको, देख नहीं रहे हैं? ग्रीन वाले से मैं क्या कर दे रहा हूं, ग्रीन मार्क कर दे रहा हूं। जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, जो सेंसरशिप है वो इम्पोज्ड किस दौरान? वो इम्पोज्ड होता है, इम्पोज्ड होता है इमरजेंसी में, इमरजेंसी में जो है सो वो इम्पोज्ड होता है, राष्ट्रपति शासन लागू लगता है, उसको इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, Sasha dash are used careful not to antagonize the press. Option number D, politicians. Option number D, Option number D, politicians. Option number D, politicians. Next question, the dash is not the master but the servant of people. The dash is not the master. डैश इनकी स्टेट, राज्य, सरकार, गांव या डिस्ट्रिक्ट जो है सो वो मालिक नहीं हो सकता है, लेकिन वो नौकर हो सकता है लोगों का। तो कौन हो सकता है? स्टेट, है ना, स्टेट
यहाँ कहेंगे सर आप गवर्नमेंट, सर आंसर गवर्नमेंट क्यों नहीं होगा, विलेज और डिस्ट्रिक्ट का तो कोई बात ही नहीं है, गवर्नमेंट की बात की जाए, ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए कि सर गवर्नमेंट क्यों नहीं होगा, तो सरकार, सरकार तो हम लोग, सरकार एक, सरकार का गठन जो है ना, अगर बात की जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक मालिक होता है, गांव लेवल पे भी एक मालिक होता है, लेकिन स्टेट, राज्य का जो गवर्नमेंट होता है, सरकार मालिक वो एक होता है, तो कहते हैं कि वो लोगों के अनुसार गवर्नमेंट को, स्टेट को चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डैश ऑफ डेमोक्रेसी। ए फ्री एंड फेयर प्रेस, स्वतंत्र और साफ सुथरा, स्वतंत्र और साफ सुथरा प्रेस, वो सत्य, सत्य हो, सत्य है, ठीक है, स्वतंत्र और साफ सुथरा प्रेस तो सत्य है, ठीक है, वो सत्य तो है, तो वॉच वो क्या देखता है, सत्य देखता है। प्रजातंत्र, जो हमारा अभी प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र चल रहा है, तो स्वतंत्र, तो कैट ऑफ डेमोक्रेसी, कैट ऑफ ट्रू वॉच, कैट ऑफ डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज, जो पहला चीफ सोर्स, मुख्य स्रोत, चीफ सोर्स, चीफ सोर्स, मुख्य स्रोत, न्यूज़पेपर रेवेन्यू का जो मुख्य स्रोत है, पहला मुख्य स्रोत क्या है, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार है ना, पहला मुख्य स्रोत प्रचार है, प्रचार प्रसार। किसी भी न्यूज़पेपर को जो उसका इनकम है, जो उसका कमाई है, वो किस प्रकार से होता है, आपकी न्यूज को सीधा बताएगा तो उससे उसको कोई फायदा नहीं होगा, उससे आपका फायदा है, लेकिन उसका फायदा कब होगा, जब वो कोई प्रचार वगैरह, बिल्कुल सीधी सी बात है, सही बात है। प्रचार किसकी करते हैं, वो खुद की तो प्रचार करते नहीं है, वो आपकी कंपनियां के प्रचार करते हैं, आपके है ना ऑर्गेनाइजेशन के प्रचार करते हैं, आपका कोई मोटो उसका प्रचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, 22 का डी। 23, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। ऑप्शन नंबर बी, द ब्रिटिश प्रेस, द ब्रिटिश प्रेस, ओके, द ब्रिटिश प्रेस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द ब्रिटिश प्रेस, जो ब्रिटिश प्रेस होता है वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, है ना, ऑर्डिनरी मतलब उसको किसी प्रकार की कंडीशन नहीं, हमारे भारत में ढेर सारे कंडीशंस हैं प्रेस वालों के ऊपर कि आपको ऐसे करने, आपको वैसे करने, लेकिन ब्रिटिश में है ना ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड वाले में के न्यूज जो प्रेस वाले होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिटिश न्यूज प्रेस वाले को वो बिल्कुल फ्री है भैया, जो छापना है सो छापो, कोई कहने वाले नहीं है क्योंकि उस पर कोई रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू, तो सेकंड चीफ सोर्स है न्यूज़पेपर रेवेन्यू का, वो क्या है, ऑप्शन नंबर बताओ बताओ जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर सी, द वेल्थ ऑफ ऑनर, द वेल्थ ऑफ ऑनर, द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू, जो दूसरा मुख्य स्रोत है न्यूज़पेपर रेवेन्यू का, वो क्या, द वेल्थ ऑफ ऑनर। भैया मालिक के पास धन रहेगा तो उस प्रकार का एडवर्टाइज करवाएगा, उस प्रकार का एडवर्टाइज करवाएगा तो उस प्रकार से इसको बेनिफिट भी होंगे। 25, द डैश द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, कौन जो है वो आपको या तो बना सकता है या आपको बिगाड़ सकता है, बिल्कुल आपको बनाने और बिगाड़ने की कला किसमें है, टीचर में है, प्रेस में है, मैन में है और नन ऑफ दीज में है। इसका भी आंसर आप कमेंट में लिख के देंगे, बहुत है ना, कुछ आप भी दिमाग दौड़ाइए, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल आप कमेंट में इसका आंसर आप कमेंट में लिख करके मुझे भेजना, मैं कमेंट बिल्कुल मैं पढ़ूंगा कमेंट को कि आपका आंसर कितने लोगों ने, मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि सही आंसर कौन देते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने प्रयास किया आंसर देने का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेन चीफ फैक्टर। ऑप्शन नंबर बी, द एडिटोरियल पॉलिसी टू, है ना, एडिटोरियल पॉलिसी टू। मैं आशा करता हूं, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड यू विल प्रैक्टिस एवरी डे ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। आप प्रत्येक सारे ऑब्जेक्टिव्स को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, है ना, जब आप ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशंस में आपको, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके आपको दाएं बाएं आगे पीछे देखने का नौबत नहीं आएगा, है ना, आपको किसी बात की टेंशन नहीं होगी कि क्लास में जो इन्विजिलेटर बैठे हैं वो दाएं जाएंगे तो पुर्जा निकालेंगे, वो बाएं जाएंगे तो पुर्जा फेंकेंगे,
है ना, अगर चबा जाएंगे। ये सब बातें आपको नहीं होगी। कब? जब आप इसको पढ़ करके जाएंगे तब। ठीक है, तो शुभ रात्रि आप लोगों को। आप इसको पढ़िए और आप हमारा ये जो चैनल है प्रिंस इंग्लिश एजुकेशन, अगर आपको इस चैनल से लाभ मिल रहा है, आप इस चैनल के माध्यम से अपने आप में आपके अंदर कोई परिवर्तन हो रही है, तो आप हमें सपोर्ट करें ताकि मुझे एनर्जी मिले कि मैं और बेहतर आपको सेवा दे सकूं। ठीक है, आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच चर्चा करें, है ना, और कड़ी मेहनत करें। रात को रात नहीं समझे, दिन को दिन नहीं समझे। जब भी मौका मिले पेन लीजिए और कॉपी पर रगड़ दीजिए। ओके, very very thank you to all of you. I will wait of your comment, okay, of your answer, of your effort. Thank you, thank you, thank you. I will meet the next day with the next topic, with the next story. अगले स्टोरी में मैं आपके साथ मिलूंगा। जो अगला आपका स्टोरी होगा मैं आपको अभी बता देता हूं। जो अगला स्टोरी आपका मैं डिस्कस करूंगा कल वाले वीडियोस में, यानी कि कल मंडे है आपका, कल मंडे है। ओके, तो कल वाले वीडियोस में मैं चर्चा करूंगा, वो होगा द अर्थ। वो होगा आपका लेसन जो है वो है द अर्थ। अगर बात की जाए उसके बाद इंडिया थ्रू आउट और ट्रेवलर्स आई, इन दो चैप्टर्स का डिस्कशन कल करने वाला हूं। तब तक के लिए आप लोगों को गुड नाइट।